हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनीज, जहां पे बच्चा हमने इसके अपने एक टॉपिक कवर कर लिया था, जहां पे हमने मीनिंग, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स देखे थे। हम अपना सेकेंड टॉपिक कवर कर रहे हैं, जहाँ हम देख रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का बच्चा सबसे पहले हम अपनी इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे बच्चा उसकी एसेट साइड। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एसेट साइड्स को। तो देखिए, जो हमारी एसेट साइड्स होती है बच्चा, हमने देखा था उसके दो मेन हेड्स रहते हैं। फर्स्ट वन इज नॉन करंट एसेट्स एंड सेकंड वन इज आपका करंट एसेट्स। अब जो इसके अंदर सब हेड्स है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे नॉन करंट एसेट्स के अंदर 5 सब हेड्स हैं और करंट एसेट्स के अंदर 6 सब हेड्स हैं। इन 6 के 6 या 5 के 5 सब हेड्स की बच्चा जो सिक्वेंस है वो एज इट इज़ रहेगी, आपको चेंज नहीं करनी है। ये सिक्वेंस कैसे है ये आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी सीक्वेंस को आप लगाइए। अभी हम आगे वो देख भी लेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सबसे पहला हेड, दैट इज द नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स के बीच का डिफरेंस बच्चा, हमने जब लास्ट वाला लेक्चर किया था करंट और नॉन करंट के बीच में डिफरेंस, वो आपको समझ आ गया होगा। तो आज हम सीधा अपने नॉन करंट एसेट्स पे चलते हैं। वो एसेट्स जो ऑपरेटिंग साइकिल के परे चलती हैं, मतलब 12 मंथ्स के बाद के लिए रहती हैं। तो वो वाली एसेट्स, वो वाले इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या रहेंगे है बच्चा, हमारे नॉन करंट एसेट्स। तो इसके अंदर जो सबसे पहला आता है वो आता है बच्चा फिक्स्ड एसेट्स। कौन सा आता है? फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? बेसिकली वो वाली एसेट्स जो हमारे बिजनेस में, जो हमारी कंपनी में लंबे टाइम के लिए रहेगी और हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगी, हमें प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगी। अब वो फिक्स्ड एसेट्स कितने तरीके की हो सकती है? देखो बच्चा, वो नीचे उन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन इज टेंजिबल, सेकेंड वन इज इनटेंजिबल, थर्ड वन इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड फोर्थ वन इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, ये चारों क्या होती है? अब फर्स्ट जो हो गई टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स बच्चा आपको पता ही है, वो एसेट्स जिनको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो फिजिकली, लाइक आपकी लैंड हो गई, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, व्हीकल हो गया, कोई कंप्यूटर हो गया, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, वो सारी कहाँ जाएंगी? हमारी टेंजिबल एसेट्स में। अब आपको उसने क्वेश्चन दे दिया मशीनरी का कौन सा सब हेड है, तो मशीनरी का सब हेड कौन सा है बच्चा? फिक्स्ड एसेट्स है। और बाई चांस बिल्कुल उसके और अंदर सब हेड्स पूछ रहा है, सबके भी सब हेड्स, तो आप बता दोगे ये भी जो मशीनरी है वो आपकी टेंजिबल एसेट्स में आती है। ठीक है, मेन हेड पूछता है तो आपका नॉन करंट एसेट्स रहेगा, सब हेड पूछता है तो फिक्स्ड एसेट्स, उसका भी सब हेड पूछता है तो आपकी टेंजिबल एसेट्स। डन। अब आ जाता है हमारा इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स आपको पता ही है बच्चा, वो एसेट्स जिसको आप ना टच कर सकते हो ना देख सकते हो फिजिकली तरीके से, बट वो आपके बिजनेस में होती है। लाइक आपको पता ही है, गुडविल हो गए, हमारे ट्रेडमार्क्स हो गए, हमारे पेटेंट्स हो गए, इस तरीके की जो एसेट्स होती है, जो हमारे बिजनेस में वैल्यू भी है, वो क्या रहेंगी? आपकी इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, जिनको आप देख सकते हो वो सारे टेंजिबल एसेट्स, टच कर सकते हो, जिनको नहीं देख सकते वो इनटेंजिबल एसेट्स। देन थर्ड नंबर पे बच्चा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसके अंदर बच्चा वो एसेट्स आएंगी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो फिक्स्ड एसेट्स जो हमारी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, मतलब अभी वो पूरी तरीके से बनी नहीं है या एक्वायर वगैरह नहीं हुई है, वो अंडर प्रोसेस चल रही है। लाइक आपने कोई मशीनरी या बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी वो प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हुई है, जो बिल्डिंग है वो पूरी तैयार नहीं हुई है, तो जो भी उसकी वैल्यू है वो कहाँ जाएगी? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब प्रोग्रेस में है, वो है हमारे। ठीक है, ये रहेगा आपका टेंजिबल एसेट्स के लिए। सेम उसी तरीके से बाई चांस आपने कॉपीराइट के लिए अप्लाई किया हुआ है, बट वो अभी तक अंडर प्रोसेस चल रहा है, हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह जो उसकी प्रोसेस पूरी नहीं हुई है, तो सारी इनटेंजिबल एसेट्स अगर कोई ऐसी है जो अंडर डेवलपमेंट है, मतलब अभी तक बिजनेस में आई नहीं है, तो वो कहाँ चली जाएगी बच्चा? अंडर डेवलपमेंट वाले में चली जाएगी। ठीक है, जो अंडर प्रोग्रेस रहेंगी वो दोनों चली जाएंगी यहाँ, जो प्रॉपर तरीके से हमारे बिजनेस में ऑलरेडी है वो चली जाएगी दोनों ऊपर वाले में, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अगर अंडर द प्रोसेस डेवलपमेंट है तो वो चली जाएगी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में टेंजिबल एसेट्स, और इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट जो अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ, अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, देन सेकंड आता है बच्चा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपने बहुत बार वर्ड सुना ही होगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स जो आप कहीं पे लंबे टाइम के लिए करते हो, मीन्स आफ्टर 12 मंथ्स जो आपकी मैच्योर होंगी, तो वो सारी ऐसे जो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स बच्चा हमारी कहाँ चली जाएगी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंडर।
डन। देन थर्ड है आपका डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट। ये हमने जब लास्ट अपना इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड में आया था ना, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमने वहीं पे कर लिया था। व्हाट इज डेफर्ड टैक्स एसेट, व्हाट इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अकाउंटिंग इनकम और जो आपका टैक्सेबल इनकम के बीच में डिफरेंस होता है वो क्या होता है बच्चा, डेफर्ड टैक्स। अब आपका यहाँ पे है डेफर्ड टैक्स एसेट। तो डेफर्ड टैक्स एसेट कौन सी होती है बच्चा, जब आपकी अकाउंटिंग इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम से लेस रहेगी। लाइबिलिटी में मोर था ना, यहाँ पे आपकी जो अकाउंटिंग इनकम है इज़ लेस देन द टैक्सेबल इनकम। तो उस टाइम पे जो टैक्स के बीच में डिफरेंस आएगा वो कौन सा रहेगा बच्चा, डेफर्ड टैक्स एसेट। तो आप उसको यहाँ लिखेंगे। डन। देन फोर्थ है बच्चा हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। वही अगर हमने किसी को लंबे टाइम के लिए लोन दे रखा है, एडवांस दे रखा है, मीन्स हमें इन फ्यूचर उनसे पैसा मिलेगा, लेकिन वो पैसा कब मिलेगा, आफ्टर 12 मंथ्स, वो हमारी विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल नहीं आता है। तो वो सारे लोन एडवांसेस कहाँ चले जाएंगे बच्चा, आपके जाएंगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में, जो आफ्टर 12 मंथ्स रहेंगे। ठीक है। देन लास्ट वन आ जाता है अदर नॉन करंट एसेट्स। कोई ऐसी एसेट्स जो इसके अंडर नहीं आती है, बाकी जो ऊपर आपने चारों पढ़े वो सारी कहाँ चली जाएगी, आपकी अदर नॉन करंट एसेट्स में। जैसे हमने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी पढ़ा था ना, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, सेम उसी तरीके से है अदर नॉन करंट एसेट्स। जो ऊपर वाले चारों ऑप्शंस में फिट नहीं होगी कहीं पे भी, वो कहाँ जाएगी बच्चा, आपकी अदर नॉन करंट एसेट्स में। तो जैसे अदर नॉन करंट एसेट्स में देख ले, जैसे आपका जो ट्रेड रिसीवेबल्स होता है, मीन्स ऐसे कोई हमारे डेटर्स है जिनसे हमें जो पैसा है वो आफ्टर 12 मंथ्स मिलेगा, जिनसे विद इन द 12 मंथ्स मिलेगा बच्चा, वो हमारी सेकंड कैटेगरी में जाएगा करंट एसेट्स में। अगर कोई ऐसा डेटर्स है जो आपको 2 साल बाद पैसे देने वाला है, तो वो वाले ट्रेड रिसीवेबल्स कहाँ चले जाएंगे, आपके अदर नॉन करंट एसेट्स में। नीचे करंट एसेट्स में स्पेसिफिक है ट्रेड रिसीवेबल्स जो विद इन द 12 मंथ्स वाला रहेगा। अगर आफ्टर 12 मंथ्स कोई है तो वो कहाँ जाएगा, अदर नॉन करंट एसेट्स में। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक उसका सब हेड नहीं है ट्रेड रिसीवेबल्स का। अगर ऐसा कोई ट्रेड रिसीवेबल है, ऐसा कोई डेटर है बच्चों, तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, आपका अदर नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में। डन। तो ये था बच्चा हमारा हेड नॉन करंट एसेट्स, जिसके हमने पांचों सब हेड्स कर लिए हैं। अब आ जाते हैं अपने करंट एसेट्स की तरफ। करंट एसेट्स एज यू नो हमने वही पढ़ लिया है, कौन सी एसेट्स जो आपकी विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल रहेगी, विद इन द 12 मंथ्स रहेंगी। तो इसके अंदर सबसे पहला बच्चा हमारा आ जाता है करंट इन्वेस्टमेंट्स। मीन्स वो इन्वेस्टमेंट्स जो आपकी विद इन 12 मंथ्स मेच्योर होने वाली हैं, उनसे पैसा आपको विद इन द 12 मंथ्स मिलने वाला है, तो वो कहाँ चली जाएगी, करंट इन्वेस्टमेंट्स में। जो आफ्टर 12 थी वो कहाँ थी, ऊपर वाले नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में। अब विद इन द 12 मंथ्स है, चाहे वो 3 महीने में हो, 6 महीने में हो, 9 महीने में हो, 10 में हो, 11 में हो, अगर वो अप टू 12 है तो वो कहाँ चली जाएगी बच्चा, आपकी करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। देन सेकंड है बच्चा हमारा इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मीन्स हमारा स्टॉक, जो हमारा स्टॉक है, चाहे उसके अंदर आपका रॉ मटेरियल हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, फिनिश स्टॉक हो, सारा स्टॉक आपका जो भी टोटल रहेगा वो चला जाएगा इन्वेंट्रीज के अंदर। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स, वो वाले डेटर्स, वो वाले बिल्स रिसीवेबल्स, हमने देखा था ना, बिल्स रिसीवेबल्स प्लस डेटर्स क्या बन गए हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स। उनसे अगर विद इन द 12 मंथ्स हमें पैसा मिलने वाला है तो वो कहाँ जाएगा बच्चा, आपकी ट्रेड रिसीवेबल्स की कैटेगरी में। देन आपका फोर्थ वन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मीन्स आपके पास कोई कैश बैलेंस है, और कैश इक्विवेलेंट्स मीन्स आपके बैंक में बैलेंस है, आपकी कोई ऐसी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, वो सारी कहाँ चली जाएगी बच्चा, आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। मीन्स जो ऑलरेडी कैश की ही फॉर्म में है ऑलमोस्ट। डन। देन आ जाता है फिफ्थ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ऊपर हमने लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस पढ़ा था, वो सेम यहीं पे है। अगर विद इन द 12 मंथ्स किसी से पैसा रिसीव होने वाला है तो वो कहाँ चला जाएगा बच्चा, हमारी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। मीन्स हमने किसी को उधार दे रखा था, अब वो हमारे एडवांसेस है और वो हमारे इस साल में मैच्योर होने वाले हैं, हमें वो पैसा मिलने वाला है, तो हम डाल देंगे उसको शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। जो उनसे आफ्टर 12 मंथ्स मिलेगा वो चला जाएगा ऊपर वाली कैटेगरी में, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। ठीक है। अब बच जाता है इसका लास्ट, दैट इज अदर करंट एसेट्स। वही वाली चीज़ है जो बाकी ऊपर पांचों में फिट नहीं होगी, वो कहाँ चली जाएगी बच्चा, अदर करंट एसेट्स में। एक इन्वेस्टमेंट्स हो गया, एक इन्वेंट्रीज होगी, रिसीवेबल्स हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो गया। 5 हेड बन गए। अब भाई ऐसी कोई चीज़ आ गई जो आपको पता है कि इन पांचों में नहीं जा सकती, तो वो आपकी कहाँ चली जाएगी बच्चा, अदर करंट एसेट्स में। जैसे आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाते हैं, वो आपके अदर करंट एसेट्स में जाएंगे।
करेंगे। डिविडेंड आपको रिसीव्ड हुआ है तो वो कहाँ जाएगा, अदर करंट एसेट्स में जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट हमारा एक्रूड हो रखा है, किसी इन्वेस्टमेंट में मिला नहीं है अभी तक, एक्रूड हो रखा है, तो वो बेसिकली हमारी एसेट है, तो वो चली जाएगी अदर करंट एसेट्स में। तो इस तरीके से जो चीज़ ऊपर फिट नहीं होगी वो कहाँ जाएगी बच्चा, अदर करंट एसेट्स में। डन। तो ये थी बच्चा हमारी एसेट साइड्स, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी साइड हम कर चुके हैं, आज हमने अपनी एसेट साइड्स कर ली, जिससे हमारी बैलेंस शीट पूरी कवर हो गई है। डन। अब एक दो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चा, इससे एक्स्ट्रा हम वो देख लेते हैं कि वो क्या है। देखिए बच्चे, ये दो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न ऑफ कंप्लीटली इन द ईयर इन विच सच एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। मीन्स जो आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, किसी कंपनी के अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए हैं तो जिस साल में वो उसने किए थे बच्चा, वो उसी साल में आपके रिटर्न ऑफ कर दिए जाएंगे। हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर्स उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। और वो अब कहाँ से रिटर्न ऑफ करेंगे वो भी है, देखिए, दे शुड बी रिटर्न ऑफ फर्स्ट फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम एंड द बैलेंस इफ एनी फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मीन्स सबसे पहले आपके पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व बचा हुआ है तो वहां से उनको राइट ऑफ कर देंगे। अगर वो सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व नहीं है या फिर उसमें इतना पूरा बैलेंस नहीं है, तो जो बचा हुआ बैलेंस है वो कहाँ से राइट ऑफ करेंगे बच्चा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल अगर यहीं पे ले लेती हूँ कि आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 40,000 के थे। ठीक है, ये आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे, और जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था बच्चा, उसके अंदर 30,000 का बैलेंस था। ठीक है, तो आप 30,000 यहाँ से राइट ऑफ कर दोगे, बाकी का बचा 10,000 का बैलेंस। ये 10,000 हम कहाँ से कर लेंगे बच्चा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, तो जिस साल में आपके ये अकर हुए हैं हम इनको उसी साल में राइट ऑफ करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकेंड वन है हमारा बोरोइंग कॉस्ट सच एज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स शुड बी रिटर्न ऑफ इन द सेम ईयर इन विच डिबेंचर्स आर इशूड। सेम वही है, अगर बोरोइंग कॉस्ट है, बोरोइंग कॉस्ट कैसे, जैसे कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, आपने डिबेंचर्स इशू करे थे डिस्काउंट पे, तो वो क्या होता है, आपका लॉस होता है। बोरोइंग कॉस्ट में जो काउंट होता है तो वो कहाँ से राइट ऑफ कर देंगे, उसी साल में राइट ऑफ करेंगे, और सेम इसी तरीके से हम उसको राइट ऑफ करेंगे। डन। तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिए। अब एक और कंसेप्ट है बच्चा जो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, अपना प्रपोज्ड डिविडेंड वाला। ठीक है, प्रपोज्ड डिविडेंड मीन्स आपने वो चीज़ अभी दी नहीं है, आपने प्रपोजल निकाला है कि हम इतना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देने वाले हैं। तो कई बार आपको बच्चा क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर इस तरीके से मिलेगा, तो उसको कैसे ट्रीट करना है वो हम देख लेते हैं, और ये आपको पूरी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारी कंपनीज के चैप्टर्स है वहाँ पे काम आएगा। डन। तो देखिए, प्रपोज डिविडेंड बच्चा पहली बार क्या हुआ, जो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, सिर्फ उसका प्रपोजल रखा गया है। जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे ना बच्चा, उन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग जो आपकी कंपनी की होती है वहाँ पे प्रपोजल रखे कि हम अपने शेयर होल्डर्स को इतना डिविडेंड देना चाहते हैं। फिर जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है, वहाँ पे जब मीटिंग में शेयर होल्डर्स होते हैं वो अप्रूव करते हैं कि हाँ, हमने जो आपने प्रपोजल दिया है डिविडेंड का, जितना परसेंटेज भी आप देना चाहते हैं वो हमें अप्रूव है। जब वो अप्रूव कर देते हैं उस डिविडेंड को, तभी वो शेयर होल्डर्स को मिलेगा, उससे पहले वो नहीं मिलता है। तो बच्चा क्या होता है, जो प्रपोज्ड डिविडेंड होता है ना, वो इस साल, मैं कह रही हूँ अभी मेरा ईयर चल रहा है 2024 टू 25। ठीक है, इस फिनेंशियल ईयर में मैंने उस डिविडेंड को प्रपोज किया। ठीक है, अब जो एनुअल जनरल मीटिंग होएगी ना बच्चा, वो होएगी आफ्टर 31 मार्च। कब होएगी, आफ्टर 31 मार्च 2025। ठीक है, तो जो हमने प्रपोजल रखा था, प्रपोजल बनाया था, वो हमने बना तो इस डेट से पहले दिया था 31 मार्च 2025 से, बट अब जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी वो नेक्स्ट ईयर में होती है, तो वो 31 मार्च के बाद जब भी होगी तब होगी। तो जो ये प्रपोज डिविडेंड है वो एनुअल उस जनरल मीटिंग में रखा जाएगा शेयर होल्डर्स के सामने अप्रूव होने के लिए। तो तब अगर वो उसको अप्रूव करेंगे तो हम उस साल में उसको पे कर देंगे। मैं कहती हूँ यहाँ पे इन्होंने वैसे एग्जांपल ले लेते कि 2 लाख रुपए का डिविडेंड प्रपोज किया था कि हम देंगे। ठीक है, ये इन्होंने, मैं कहती हूँ कि 1 जनवरी को प्रपोज किया था, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक है, अब मीटिंग होती है आपकी 1 जून 2025 को। ठीक है, जो हमारी मीटिंग है वो 1 जून 2025 को होएगी। तो जब उन्होंने ये प्रपोज किया था 1 जनवरी 2025 को, उस टाइम तक तो हम उसी फिनेंशियल ईयर में थे। ठीक है,
जो हमारा ये फिनेंशियल ईयर था इसके अंदर थे, बट जब मीटिंग होएगी एनुअल जनरल मीटिंग वो चली जाएगी बच्चा नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में, दैट इज 25 to 26 वाले ईयर में। ठीक है, जाएगी वो 25 to 26 वाले ईयर में। तो जब उसने प्रपोज किया था पिछले साल, अप्रूव हुआ नेक्स्ट ईयर में, तो अब इस साल में ये डिविडेंड पे किया जाएगा। कौन से वाला? जो आपने ये 1 जनवरी को 2 लाख रुपए का प्रपोजल रखा था, अगर शेयर होल्डर इसको अप्रूव कर देते हैं तो उनके अप्रूवल के बाद ही ये दिया जाएगा। तो ये वाला जो डिविडेंड है बच्चा ये दिया जाएगा 2025 और 26 में। मतलब प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड था वो जब वो नेक्स्ट ईयर आएगा, जिसको हम करंट ईयर बोल देंगे अपने तरीके से, तो वो उस साल में पे किया जाएगा। बाय चांस मैं कहती हूँ कि 2023 और 24 का कोई प्रपोज्ड डिविडेंड था, ठीक है, वो कब पे किया जाएगा? वो 24 और 25 में पे किया जाएगा जब शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक तरीके से जो कंक्लूजन हमारा निकलेगा कि अगर प्रीवियस ईयर का कोई प्रपोज्ड डिविडेंड है बच्चा तो वो जाएगा करंट ईयर की पेमेंट के अंदर, और जो करंट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड है वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है तो वो हमारा बन जाएगा कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। मीन्स जो अभी हमारी लायबिलिटी अराइज नहीं हुई है, अगर शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव कर देते हैं तो वो अराइज हो सकती है। ठीक है, और एक और चीज़, अभी हम पॉइंट्स यहाँ पढ़ेंगे, यहीं पे वो आ जाएगा। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्टली देखिए, सबसे पहला प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड डिक्लेयर्ड एंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स इन देयर एनुअल जनरल मीटिंग। ये मैंने अभी आपको बताया था ना, कौन प्रपोज करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के, और फिर अप्रूवल कहाँ से मिलेगा बच्चा? शेयर होल्डर से, एनुअल जनरल मीटिंग में जो साल में होती है। ठीक है, सेकेंड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज द डिविडेंड आफ्टर द एनुअल अकाउंट्स फॉर द ईयर्स हैव बीन अप्रूव्ड प्रिपेयर्ड। मीन्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने प्रपोजल बनाया, कब दिया उन्होंने शेयर होल्डर्स को? जब ये आपका फिनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, मीन्स आफ्टर 31 मार्च। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग्स ऑफ द शेयर होल्डर इज हेल्ड देयर आफ्टर, मीनिंग इट इज हेल्ड इन द नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर। वो आपके नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में होगी, ये मैंने आपको समझाया अभी। शेयर होल्डर्स, देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। शेयर होल्डर्स में रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड बट कांट इंक्रीज इट। मीन्स जो यहाँ पे हमने 2 लाख रुपए का एग्जाम्पल लिया था, जब एनुअल जनरल मीटिंग होएगी बच्चा शेयर होल्डर्स की, तो उस टाइम पे वो जो शेयर होल्डर्स है वो उसको डिक्रीज कर सकते हैं, वो इसको 180 कर सकते हैं, लेकिन वो इसको 210 या 220 नहीं कर सकते। मीन्स वो इसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। जो उनके पास पावर है वो सिर्फ इसको डिक्रीज करने की है, ना कि इंक्रीज करने की। ठीक है, जो मीन्स प्रीवियस ईयर्स का प्रपोज डिविडेंड था, जब वो जाएगा शेयर होल्डर्स के पास एनुअल जनरल मीटिंग में, तो शेयर होल्डर्स कैन ओनली डिक्रीज इट, दे कांट इंक्रीज इट। ये याद रखना, वो बढ़ा नहीं सकते हैं, वो सिर्फ इसको कम कर सकते हैं। डन। देन नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा हमारा, सिंस डिक्लेरेशन ऑफ प्रपोज डिविडेंड इज कॉन्टीजेंट अपॉन शेयर होल्डर्स अप्रूवल, प्रपोज डिविडेंड इज शोन एज कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है, कौन सा? कॉन्टीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, यही बताता है आपका। याद रखना कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? 4। उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम भी ध्यान रखना, वो यही प्रिस्क्राइब करता है। तो प्रपोज्ड डिविडेंड को आप नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे। डन। देन आता है, आफ्टर द प्रपोज डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स इट बिकम्स ए लाइबिलिटी। जैसे ही उन्होंने अप्रूवल दे दी, जब मैं कह रही हूँ मीटिंग जब उनकी हुई थी 1 जून को, उन्होंने अप्रूवल दे दी, तो वो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। उससे पहले वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी थी, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, उनके अप्रूवल पर डिपेंड था। जैसे इन्होंने अप्रूवल दे दी, अब वो कंपनी की लाइबिलिटी बन गई और वो उसको पे कर देंगे। ठीक है, देन आता है बच्चा, proposed dividend of previous year will be declared and approved by shareholders in the current year and this declared or approved proposed dividend will be accounted during the year। ये मैंने आपको बताया, जो प्रीवियस ईयर का proposed dividend था, बस आप इसको क्रक्स में याद रखिएगा कि करंट ईयर में पे किया जाएगा, और करंट ईयर का डिविडेंड अभी आपका कंटीजेंट लायबिलिटी रहेगा। नोट्स टू अकाउंट्स में आप इसको शो करेंगे। वो नेक्स्ट जो आपका सेशन आएगा, नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर आएगा, अगर शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया तो उस टाइम पे किया जाएगा। तो प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करंट
करंट ईयर का आप जब बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे तो कहीं पे कुछ ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो सिर्फ आपका नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाएगा। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर विल बी रेलेवेंट फॉर द नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर। ठीक है, ब्रीफली प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी अकाउंटेड इन द करंट ईयर आफ्टर इट इज डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन देयर एनुअल जनरल मीटिंग। ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, तो आपको ध्यान रखना है प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर है या फिर प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है वो करंट ईयर में पे कर दिया जाएगा आफ्टर अप्रूवल, और जो प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर है बच्चा वो नेक्स्ट ईयर के लिए रिलेवेंट रहेगा। डन। तो ये हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट था बच्चों जो दिया हुआ था, जो आपको अच्छे से ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चा, मैंने आपको बताया था ना लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, हम एक वो क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन आया हुआ था बच्चा सीयूटी के एग्जाम में, अरेंज द फॉलोइंग आइटम्स एज पर वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। नीचे आपको ABCDE 5 ऑप्शन गिवन थी, आपको उनको सिक्वेंस में लगाना था, जो आपका फॉर्मेट है शेड्यूल 3 जो आपका बोलता है उस फॉर्मेट में। तो देखिए जो पाँचों आइटम्स थी बच्चा ये इन्होंने दी थी करंट एसेट्स जो अब आज हमने पढ़ा था वहाँ से। तो ट्रेड रिसीवेबल, करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इन्वेंट्रीज, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसको आपको सीक्वेंस में लगाना था। तो जब आप इसे सीक्वेंस में लगाते हैं तो करेक्ट आंसर आता है बच्चा ऑप्शन नंबर 3 हमारा BDACE। तो इसलिए मैं कह रही हूँ बच्चा जो सब हेड्स की सीक्वेंस है, जो इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड में भी थी और आज जो हमने अपनी एसेट साइड्स पढ़ी वहाँ पे भी थी, जो उसके सूबे 5 हेड थे और उसके 6 हेड्स थे। तो आपको उन सब हेड्स की बच्चा सीक्वेंस जरूर पता होनी चाहिए, आप उसको अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। जो हमारा शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट 2013 का, जो उसने फॉर्मेट दिया है, जिस तरीके से उसने दिया, जिस सीक्वेंस में दिया है वो डिट्टो ऐसे ही रहेगा। हर एक कंपनी को अपनी बैलेंस शीट उसी तरीके से बनानी पड़ेगी, कोई भी उसको आगे पीछे नहीं कर सकता है। डन। तो इसलिए आपको ये सीक्वेंस अच्छे से पता होनी चाहिए कि पहले कौन सा सब ऐड आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, ताकि आप अपनी बैलेंस शीट में उस तरीके से बना सके और इस तरीके से जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप आंसर उसको कर पाए। डन। अब बच्चा आज वाले चैप्टर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है जो आपको घर से करने हैं, वो दोनों क्वेश्चंस रहेंगे, ये बिल्कुल छोटे छोटे इजी से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपको ये पता होने चाहिए। डन। अब देख लेते हैं जो लास्ट सेशन में मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे उनके क्या आंसर थे। देखिए लास्ट सेशन में बच्चा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, अंडर विच सब हेडिंग अनक्लेम्ड डिविडेंड विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अनक्लेम्ड डिविडेंड मीन्स ऐसे कोई शेयर होल्डर्स जिन्होंने अभी तक क्लेम नहीं किया था, तो वो कहाँ जाएगा बच्चा, अदर करंट लायबिलिटीज़ में, क्योंकि वो हमें पता है कि कभी भी आके डिमांड कर सकते हैं, वो लायबिलिटी हमें कभी भी पे करनी पड़ सकती है। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या इंक्लूड नहीं होता, ट्रेड पेबेबल्स, दैट इज ए ऑप्शन। ट्रेड पेबेबल्स किस में जाता है बच्चा, हमारी करंट लायबिलिटीज के अंदर जाता है, ना कि नॉन करंट लायबिलिटीज में। बाकी तीनों ऑप्शन आपके नॉन करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड थे। क्लियर है। तो ये थी बच्चा हमारी बैलेंस शीट, जहाँ पे हमने इसकी दोनों साइड्स कर ली है, इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड भी और इसकी एसेट साइड्स भी। तो अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, उसका जो फॉर्मेट है वो देखेंगे, फिर उसकी जो टर्म्स है हम उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे बच्चे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम कंटिन्यू करेंगे अपना यही चैप्टर और इसका टॉपिक करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।